आदाब नाजरीन, खास बात दिल्ली एनसीआर में आपका खैर मकदम है। पहले नजर हेडलाइंस पर। आज राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा आराई का मंजर रहा। राज्यसभा में आज तलाक सलासा के खिलाफ बिल पेश किया जाना था, लेकिन अपोजिशन के जरिए जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके सबब राज्यसभा को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब लोकसभा में रफाल डील पर बहस व मुबाहसे का मंजर रहा। राहुल गांधी ने रफाल डील पर मरकजी हुकूमत का मुहासरा करने की कोशिश की। इसके बाद रद्दमल के तौर पर मरकजी वजीर अरुण जेटली ने जवाब दिया। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। To play a little tape recording of the conversation between him. कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने रफाल मामले पर ऐवान से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा मुल्क रफाल पर वजीर आजम से जवाब मांग रहा है। To raise questions on the government. I watched the interview of the Prime Minister, part of the interview of the Prime Minister yesterday. And he spoke for almost 1.5 hours on different issues. And in the interview he said that no one is raising the question with regards to him on Rafale. That no one is accusing the Prime Minister on Rafale. Well, I'd like to say in the House that that is not true. The entire nation is asking a direct question about the Prime Minister. And the entire nation is asking why the Prime Minister can speak for 1.5 hours in a staged interview and not answer the fundamental questions of Rafale. डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसरों ने लिखा है कि प्रधानमंत्री को राफेल के नेगोशिएशन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका भी जवाब प्रधानमंत्री जी दें। राफेल का मामला शुरू हुआ, हमने सोचा था दाल में कुछ काला है और हमने शुरुआत की। प्राइसिंग की बात निकली, प्रोसीजर की बात निकली, मैक्रोन जी ने टिप्पणी दी, हॉलैंड जी ने टिप्पणी दी। 2 साल के बाद पता लगा दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। राहुल गांधी के बयान पर अरुण जेटली ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रफाल मामले पर लोगों को गुमराह किया गया। आइए सुनते हैं अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा। आप झूठ सुन सकते हैं, सच्चाई भी तो सुनिए। सच्चाई सुनने में क्यों तकलीफ आ रही है? और इसके पीछे कारण है, ये 500 बनाम 1600 का जो तर्क है, ये बहुत सादगी का तर्क है। और उसका कारण ये है कि इस देश में कुछ लोग और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको पैसे का गणित समझ आता है, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए मुद्दे नहीं। रफाल मामले पर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑडियो टेप जारी करते हुए पार्टी लीडर रणदीप सुरजेवाला ने इस ऑडियो टेप की बुनियाद पर दावा किया कि रफाल सौदे की तमाम जानकारी साबिक वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर के बेडरूम में मौजूद है। सुरजेवाला के मुताबिक ये ऑडियो टेप गोवा के वजीर विश्वजीत राणे की गुफ्तगू पर मबनी है। विश्वजीत किसी से कह रहे हैं कि रफाल सौदे की तफसील मनोहर पर्रिकर के बेडरूम में है। राफेल घोटाले में अब गोवा की भाजपा सरकार के मंत्री ने सनसनीखेज और चौंकाने वाला खुलासा किया है और भ्रष्टाचार की सारी परतें उजागर कर दी हैं। कुछ दिन पूर्व हुई इस हंगामेदार बैठक में गहमा गहमी के बीच जिस प्रकार से गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर पदेन रहे श्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राफेल की सारी फाइलें उनके पास हैं, उनके बेडरूम में, उनके फ्लैट के अंदर मौजूद हैं। अरुण शौरी, प्रशांत भूषण और यशवंत सिन्हा ने रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर की है। अर्जी में कहा गया है कि 14 दिसंबर के फैसले में खामियां हैं। मुतालबा किया गया है कि ओपन कोर्ट में दोबारा सुनवाई की जाए। वज़ीर आज़म उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन तकसीम किए गए। दिल्ली में एक तकरीब के मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने मुस्तहक अफराद में ये कनेक्शन तकसीम किए।
तकरीब में वजीर बराए पेट्रोलियम और कुदरती गैस धर्मेंद्र प्रधान के अलावा IOCL चेयरमैन संजीव सिंह, HPCL चेयरमैन MK सुपर्णा और BPCL के चेयरमैन D राजकुमार भी मौजूद थे। तकरीब का एहतमाम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया है। आज इस शुभ अवसर पर मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़वें कनेक्शनों का प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरा विश्वास है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गांधी जी का अपेक्षाओं और निर्देशों का अक्षरशः पालन करती है। संभवतः यह विश्व का सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। यह सिर्फ गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं है, यह सशक्तिकरण के लिए है, मानव गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए है। यह योजना आत्मसम्मान के लिए है। 6 जनवरी को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी रंग गहरा हो गया है और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां की जा रही हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मीटिंगों का सिलसिला जारी है। सिराज कुरैशी का पैनल जीत का दावा कर रहा है। वहीं मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने अपने बयान से इस्लामी कल्चरल सेंटर के इंतखाब को सियासी बना दिया है। इसमें जो सदारती उम्मीदवार हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनकी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के आइली निज़ाम की मुखालफत में गुजरी है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी तौर पर बतौर सदर उनको कबूल नहीं करता है। और अगर कोई मेंबर उनकी हिमायत करते हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वाबस्ता कोई फ़र्द अगर उनकी हिमायत में मुहिम चलाते हैं तो वो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है या निजी तौर पर चला सकते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी ज़िंदगी भर मुस्लिम पर्सनल लॉ की मुखालफत की हो, भला बोर्ड उसकी हिमायत कैसे कर सकता है। आरिफ मोहम्मद खान का जो मुनाफिकाना किरदार रहा है वो आप सब पर शुरू ही से आया है और अच्छी तरह जानते हैं कि शाह बानो से लेकर के सायरा बानो तक उनका रोल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। बहुत जोश में हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, वो लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम इस बार भी बहुत ही अच्छे मार्जिन से हमारा पूरा पैनल एक कैंडिडेट हमारा जीतेगा। और रही बात एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी तो जब होती है जब कोई आदमी काम ख़राब करता है। अब मेरा सवाल ये है कि इंडिया इस्लामिक सेंटर को जो जाता है, जो देखता है, उनसे ज़रा पूछे क्या वहाँ पे क्या अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, क्या अच्छे सेमिनार्स नहीं हो रहे हैं, क्या अच्छी कॉन्फ्रेंसेस नहीं हो रही हैं, क्या कोई इस्लामिक सेंटर की दीवार गिर गई, क्या कोई इस्लामिक सेंटर में गंदगी हो रही है, क्या पान की पीके हैं। कोई ऐसा कुछ मुद्दा ही नहीं है कि आप बोले एंटी इनकम्बेंसी। बस उनका बस यही मुद्दा है कि सिराज साहब 15 साल से हैं। आरिफ मोहम्मद खान के पैनल ने भी जीत का दावा किया है और सिराज कुरैशी के पैनल को बताया गया है कि वो हार रहे हैं। देखिए, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और उनका पूरा पैनल हार रहे हैं। उस हार की वजह से, उस बौखलाहट की वजह से वो न सिर्फ इंडिया इस्लामिक सेंटर पर बात करके वो ज़ातियात पे आ गए और पर्सनल अटैक कर रहे हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि उनको अपने 15 साल की नाकामी के बारे में बताना चाहिए और 5 साल में आगे क्या करना है इसके बारे में बताना चाहिए। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर इंतखाबात के लिए अभी कई रोज बाकी हैं, लेकिन अभी से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का दौर जारी है। जैसे जैसे तारीख करीब आएगी, सियासत में मजीद गर्मी पैदा होती जाएगी। दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। फिल्म अदाकारा मौसमी चैटर्जी के ताल्लुक से अहम खबर आ रही है। जराये के मुताबिक वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। वो आज दिल्ली पहुंच रही हैं और बीजेपी के बड़े लीडरान से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के बाद बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। और कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने तलाक सलासा बिल को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दोहरी जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसको दर्शाता है कि सबरीमाला में कुछ और यहाँ कुछ, क्योंकि ये मामला वोटों के ध्रुवीकरण का है, ट्रिपल तलाक। इसके ज़रिए वो चाहते हैं कि एक
लोगों में ये संदेश दें कि हम सबक सिखा रहे हैं लोगों को, तो उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि पूरा विपक्ष एकजुट है, यहाँ तक कि उनके एलाइज भी इसमें साथ दे रहे हैं कि इस पूरे मामले को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और इस पर फिर एक बार मंथन हो और जो त्रुटियां उसको दूर करके लाया जाए और सब लोग उसका समर्थन करेंगे, आम सहमति से ये बिल पास होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य नहीं, उनका मकसद ये नहीं है। उनका मकसद है कि ये मामला ऐसे ही चुनाव तक चले और इसका हम ध्रुवीकरण करें। और सबरीमाला में वो एक दूसरा स्टैंड ले रहे हैं। वहाँ महिलाओं को अगर अधिकार दिया जा रहा है तो कह रहे हैं नहीं, ये भावना का मामला है, आस्था का मामला है। तो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती और देश के लोग इस बात को देख रहे हैं। 6 जनवरी को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग से कबल इल्जामात और जवाबी इल्जामात तेज हो रहे हैं। इंतखाबात को लेकर आज भी मीटिंग का दौर जारी रहा, जिसमें सिराज कुरैशी के पैनल ने जीत का दावा किया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मुफ्ती एजाज अरशद ने यह कहते हुए हलचल मचा दी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस्लामिक सेंटर के चुनाव में आरिफ खान की हिमायत नहीं कर रही है। अक़लियती महकमे की तरफ से पार्लियामेंट में दी गई जानकारी के मुताबिक 2014 के बाद अक़लियतों की तालीम के लिए काम करने वाले एनजीओ की सरकारी फंडिंग में बहुत कमी आई है। सरकार ने बताया कि गुज़श्ता 4 साल में मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के जरिए ग्रांट हासिल करने वाले गैर सरकारी तंजीमों की तादाद महज 48 रह गई है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अक़लियतों की तरक्की के लिए काम करने वाले इदारों को सरकार नजरअंदाज कर रही है। सरकार ने पार्लियामेंट में जो जानकारी दी है वो यही इशारा कर रही है। देखिए, बजट एलोकेशन एक बात है और अमल दरामदी दूसरी बात है। पिछले 4 बजटों के बाद जब भी हमने देखा है एलोकेशन कुछ हुआ है और उसका जो खर्च किया गया है उसमें एक बड़ा फ़र्क हमेशा रहा है। मैं समझता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी अपनी जिम्मेदारी में पूरी तरह नाकाम हुए हैं। मध्य प्रदेश की कमलनाथ हुकूमत किसानों के ताल्लुक से अहम फैसले लेगी। 31 मार्च के बाद वाले किसानों का भी कर्ज माफ किया जा सकता है। फिलहाल हुकूमत कर्ज माफी के दायरे को वसी करने पर गौर फिक्र कर रही है। इस फैसले से 5 लाख किसानों का फायदा हो सकता है। मुतल्लिका महकमों के अफसरान से मशवरा किया जा रहा है। वाज़ेह है कि फिलहाल 31 मार्च तक के किसानों का ही कर्ज माफ किया गया है। सचिन यादव ने आज कृषि मंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया है। सचिन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कृषि मंत्री के तौर पर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन मौजूदा हालातों की बात करें तो किसान फायदे में नहीं है। नफा किस तरीके से होगा? हमारी सरकार बनते ही जो हमने हमारे किसानों से जो वादा किया था कि उनका जो है ऋण माफ़ी का जो वादा किया था, मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक फैसला था, ऐतिहासिक निर्णय था। और आदरणीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के 1.5 घंटे के अंदर उस कर्जा माफ़ी की फाइल को, उस आदेश को साइन किया। और मैं समझता हूँ कि ऐसा राजनीतिक इतिहास में आपने जो है ऐसे उदाहरण नहीं। 31 मार्च से पहले के किसानों को कर्ज माफ़ी के दायरे में लाया गया है। क्या और नए किसान जो उसके बाद के हैं कर्ज में डूबे हैं उनको भी लिया जाएगा? देखिए, किसानों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस ऋण मुक्ति में आए और किसानों को हम इस कर्ज के दलदल से बाहर निकाल सके, ताकि किसानों को भी शामिल किया जा। सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है आपको सारी डिटेल्स भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात है कि प्याज को लेकर किसान परेशान है। अभी फिर एक किसान ने सुसाइड कर लिया कर्ज माफ़ी के चलते। देखिए, ये कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार हमेशा हमारे किसानों का हमारा ध्यान रखेगी और उनकी खेती की जुताई से लेकर के उनकी फसल की मार्केटिंग तक की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाओं का पे हमारी सरकार हमारी काम करेगी। और हम हमारे किसानों को मैं एक दोबारा आश्वस्त करना देना चाहता हूं कि ये सरकार आपकी है और सरकार में
ये सरकार आपके हिसाब से चले। पाला से किसान परेशान है? हाँ, निश्चित ही पाला से बहुत सारी तहसीलों से हमारे किसान साथियों की ये खबरें आई हैं कि उनकी फसल की नुकसानी हुई है। हमने सारे जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं और पूरी एक रिपोर्ट जो है हम लोग रिपोर्ट बुलवा रहे हैं और जो भी नुकसानी होगी हमारे किसानों के लिए ये सरकार उनके इस साथ में खड़ी हुई है। कृषि मंत्री हैं सचिन यादव, जिन्होंने आज पदभार संभाला और साफ कर दिया है कि किसानों के हित में सरकार हमेशा खड़े रहने का काम करेगी। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में शिद्दत की ठंड के सबब किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। एमपी के जिला रायसेन में तकरीबन 10,000 हेक्टेयर दलहनी फसल ठंड पड़ने की वजह से सूखने लगी है। जिला इंतजामिया के अफसरान नुकसानात का जायजा लेने की बात कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हजारों किसानों का नुकसान होने की बात की जा रही है। नई कमलनाथ हुकूमत से किसानों को काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी फसल तैयार खड़ी हुई है और पाले से पूरी की पूरी फसल जिसमें फली आ चुकी थी और पूरी की पूरी फसल में जिनमें नया नया फूल भी था वो पूरा सूख चुका है। पूरी अपने खेत में लगी हुई पूरी फसल बेकार हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी फसल की बहुत अच्छी कंडीशन थी, लगभग 15-20 दिन में पूरी फसल आने वाली थी। लेकिन अब ये पाला और तुषार के कारण ये मान लीजिए अब हाथ में कुछ नहीं आएगा, इसको कटवाना भी बेकार हो जाएगा। मतलब दादा, सर्दी के कारण आपकी फसल में नुकसान हुआ है क्या? हाँ जी, सर्दी के कारण से। काय की फसल थी? राहर की, तुअर की। पूरी बेकार हो गई क्या? पूरी बेकार, चारों तक नहीं बचो। ज्यादा तेज ठंड पड़ रही? बहुत विशेष। पहले नहीं पड़ी इतनी का? पहले भी इतनी पड़त थी? नहीं, पहले इतनी नहीं पड़ी थी, जब 4-6 दिन से पड़ रही है। उज्जैन के जिला माहिदपुर की साबिक रुकन असम्बली डॉक्टर कल्पना प्रोलेकर का इंतकाल हो गया है और आज ही माहिदपुर में आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। इन्होंने आज इंदौर के मैदानता अस्पताल में आखिरी सांस ली। इन्हें 18 दिसंबर को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो मूजी अमराज में मुब्तला थीं। इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब लड़ा था और 1998 और 2008 में रुकन असम्बली रही थी। वो हमेशा किसानों और गरीबों की लड़ाई लड़ती रहीं। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी और मजलिस इकबाल के ज़ेर एहतमाम भोपाल में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। अनवर जलालपुरी हयात व खिदमात के उन्वान से मुनक्कदा सेमिनार में मुल्क के मुमताज दानिश्वरों ने शिरकत की और अनवर जलालपुरी की अदबी तख्लीक़ात और तराजिम को उर्दू अदब में एक इजाफे से ताबीर किया। देखिए, अनवर जलालपुरी साहब जबकि इंग्लिश दां थे और इंग्लिश के उनको बहुत स्टडी थी, उसके बावजूद उन्होंने कुरान मजीद पे मंजूम तर्जुमा किया उसका, साथ ही गीता पे किया। इसलिए हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि साहब ऐसे भी लोग मौजूद थे जो कि मजहब का कोई ख्याल नहीं करते थे। ये जरूर सोचते थे कि साहब हम इस मजहब के हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे मजहब की मालूमात सबको होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने गीता का भी तर्जुमा किया कि ये ना कहलाएं कि हम मुसलमान हैं और दूसरे मज़ाहिब के हम काम नहीं करना चाहते। और उन्होंने जिस तरह का तर्जुमा किया है वो काबिल दीद है। छोटे से खित्ते से उठ के जलालपुर से और पूरी उर्दू दुनिया पर छा जाना या उर्दू मुशायरों पर छा जाना जो है, ये कारनामा अनवर जलालपुरी साहब का है। कई ज़ुबानों से उनका रिश्ता था। वो जितनी अच्छी उर्दू जानते थे उतनी ही अच्छी हिंदी भी जानते थे और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, दूसरे मज़ाहिब से उनकी वाबस्तगी बहुत थी। मध्य प्रदेश में वंदे मातरम नहीं पढ़े जाने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद की है। आज सुबह से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वंदे मातरम गीत का जो यहाँ बंद करने के लिए उसकी मैं निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। वो अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि शायद कमलनाथ जी को इस देश की जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ उसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति के आधार पर इस देश के अंदर राज करती रही। वंदे मातरम में ये कहना कि वंदे मातरम नहीं गाना, जो नहीं गाते क्या वो देशभक्त नहीं है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार का बयान देना वंदे मातरम का खुला अपमान है। वंदे मातरम वो मंत्र है जिसके कारण इस देश के नौजवानों ने, इस देश के नागरिकों ने देश की आजादी के लिए आहुति दी। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार की ये घिनौनी हरकतें शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी काम अगर प्रारंभ हुए हैं
उसकी समीक्षा करने का तो उनको अधिकार है, जनता ने उनको चुना है। लेकिन इस प्रकार राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम को, जिसके भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके प्रति भी इस प्रकार का निर्णय लेना, ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वंदे मातरम, जो इस राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, उसका गायन करेंगे। और खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने नक्सलियों के ताल्लुक से अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों से कोई बात नहीं की जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ चल रही कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाएगा। वजीर आला ने महेंद्र कर्मा के घर जाने से कबल ये बयान दिया। वाजरे के महेंद्र कर्मा झज्जर हमले में नक्सलियों के जरिए मारे गए थे। वजीर आला ने कहा कि नक्सलियों से मुतासर अफराद से हुकूमत बात करेगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं माओवादियों से बात करूंगा, इस बात को स्पष्ट कर लीजिएगा और किसी गलतफहमी नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा कि मैं पीड़ित पक्ष के लोगों से बात करूंगा, आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, जो यहाँ बस्तर में निवास कर रहे हैं या जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के लोगों से बात करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये कहा कि वहाँ के पत्रकारों से मैं बात करूंगा। नंबर 3, मैं वहाँ के व्यापारियों से भी बात करूंगा। नंबर 4, जो जवान वहाँ तैनात हैं उनसे बात करूंगा। नंबर 5, वहाँ के बुद्धिजीवियों से बात करूंगा। जो नक्सल समस्या को बहुत करीब से देखें उन लोगों से मैं चर्चा करूंगा और सारे लोगों से चर्चा कि जो प्रभावित है उनसे हम पहले बात करें कि उन पे क्या गुजर रहा है, वो किस प्रकार से निदान चाहते हैं, किस प्रकार से निदान हो सकता है। जो प्रभावित है वो सबसे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, जो करीब से देख रहे हैं वो सबसे अच्छा समझ सकते हैं। मैंने उनसे बात करने की बात कही है, मैंने नक्सलियों से बात करने की कभी बात नहीं की। छत्तीसगढ़ के वज़ीर दाखिला तरमध्वज साहू मुतहरिक नजर आ रहे हैं ताकि रियासत का कानूनी नज़्म-ओ-नस्क बेहतर रखा जा सके। लॉ एंड ऑर्डर बहाल रखने के लिए वो मुसलसल महकमे पुलिस के अफसरान से मीटिंग कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने पहले डीजीपी के साथ एडीजी और डीआईजी रैंक के अफसरान के साथ मीटिंग की और हिदायत दी है। बिंदुओं पर होगा। पुलिस विभाग के जितने कदम हैं, जितने काम हैं, सब पर चर्चा होगी। 5 साल की नहीं होती, हमेशा रणनीति बदलते रहता है। काम के हिसाब से सामने जो दिखेगा उसके हिसाब से रणनीति बनाएंगे, फिर जो सामने आएगा उसके हिसाब से रणनीति बदलते रहता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।